गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग बीकॉम थर्ड ईयर का कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टडी कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि किस तरह से हम नेट प्रॉफिट से कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसके लिए हमने इनडायरेक्ट मेथड स्टडी किया था। अब उसी सीक्वेंस में हम एक और नई चीज़ पढ़ेंगे। अगर हमें क्वेश्चन में P&L एप्रोप्रिएशन का बैलेंस दिया हो तो फिर हम कैसे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने स्टडी किया था कि P&L अकाउंट के बाद P&L एप्रोप्रिएशन प्रिपेयर किया जाता है। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी आपने जो भी करंट ईयर में प्रॉफिट्स अर्न किए हैं अब आप उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि आप कितना पैसा रिजर्व में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कितना पैसा डिविडेंड की फॉर्म में प्रपोज कर रहे हैं या पेमेंट कर रहे हैं, कितना टैक्स के लिए प्रपोज कर रहे हैं। इस तरह से आप उस पैसे का कई जगहों पर यूज़ कर सकते हैं। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में आप कितना पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं और देन उसके बाद जो भी बैलेंस होता है उसे हम प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एक्चुअल में आफ्टर एप्रोप्रिएशंस बोलते हैं। प्रॉफिट से हमें आगे कैलकुलेशन करनी है, तो किस तरह से हम इससे कैलकुलेशन करेंगे वो हम आज स्टडी करेंगे बच्चों। उसका फॉर्मेट हम अभी स्टडी करते हैं। इसके कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हमें P&L एप्रोप्रिएशन का बैलेंस दिया हुआ होता है तो हमें वहीं से क्वेश्चन स्टार्ट कर देना है। हमने उसमें एप्रोप्रिएशन की फॉर्म में जो भी एडजस्टमेंट्स किए हैं, मतलब जो भी एक्सपेंसेस किए हैं, ट्रांसफर्स किए हैं, हम उसे डिसअलाउ कर देंगे, ऐड कर देंगे वापस और हम नेट प्रॉफिट पे आ जाएंगे। देन फिर उस नेट प्रॉफिट में जो भी हमें नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हैं, इन सब का एडजस्टमेंट कर देंगे और इस तरह से हम अपना कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ फर्दर कैलकुलेट करते हैं। फिर इसमें वर्किंग कैपिटल चेंजेस, टैक्सेस पेड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड सो ऑन। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि हमें ये क्वेश्चन यहाँ से भी स्टार्ट करना पड़ सकता है। साथ में एक सिचुएशन और हो सकती है, अगर आपको 2 ईयर के P&L अकाउंट्स के बैलेंसेस दिए हुए हैं। ठीक है, 2 ईयर की बैलेंस शीट दी हुई है जिसमें आपको P&L का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया है, तो उस कंडीशन में हम उन दोनों का डिफरेंस लेंगे और उन दोनों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो बैलेंसेस का डिफरेंस है दैट इज द बैलेंस ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर हम एप्रोप्रिएशन से उसकी स्टार्टिंग करेंगे। तो देखिए इसका फॉर्मेट किस तरह से होता है, हम उसे स्टडी करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर इस परफॉर्मे में आपको दिख रहा है, सबसे ऊपर दिया है बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज पर क्लोजिंग बैलेंस शीट, है ना। आपकी जो भी क्लोजिंग बैलेंस शीट है उसके अकॉर्डिंग आपका बैलेंस दिया होगा। फिर आप उसमें से बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस जो है उसे आप माइनस कर देंगे ओपनिंग बैलेंस शीट का, तो जो डिफरेंस आएगा वो होगा नेट प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन, जिसकी हमने अभी बात की। देन इसके बाद इसने ऐड किया हुआ है एप्रोप्रिएशंस सच एज प्रपोज डिविडेंड। आप अगर कोई भी डिविडेंड प्रपोज करते हैं तो वो इसी में से करते हैं। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ठीक है, ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर्स के रिडम्पशन के लिए आपको ट्रांसफर करना होता है इस अकाउंट में, 12th में फर्स्ट ईयर में आप पढ़ कर आए हैं। ट्रांसफर टू डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड एट्सेट्रा। तो इस तरह की अगर कोई भी ट्रांसफर्स हैं एप्रोप्रिएशन में से, आपने उन्हें लेस किया हुआ है, आप उन्हें वापस से ऐड कर देंगे, डिसअलाउ कर देंगे। ठीक है, तो हमारा नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया, यानी कि हमारा जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस था वो हमारा आ गया है। अब इसमें आपको वही पहले वाला प्रोसीजर रिपीट करना है, लाइक लेस कर देना है नेट ऑपरेटिंग इनकम्स इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स हैं तो उसे भी आप यहाँ से हटा देंगे, जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड एट्सेट्रा। देन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस नहीं हैं, इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जैसे कि इंटरेस्ट पेड, लॉसेस बाय फायर एट्सेट्रा। फिर जो हमारा आया, ये हमारा आया ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट, है ना। इस ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट में फिर हमें आगे अपना काम करना है। नॉन कैश एक्सपेंसेस अगर कोई इंक्लूड है, अब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो उन्हें आप हटा दीजिए। अगर कोई नॉन कैश इनकम्स हैं तो आप उन्हें माइनस कर दीजिए और जो भी आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा दैट इज़ वर्किंग कैपिटल बिफोर चेंजेस। फिर इसमें आपको करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़ का एडजस्टमेंट करना है ना, सेम वही है। एंड देन उसके बाद कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, जो भी ऑपरेशन से कैश जनरेट हुआ, फिर इसमें से इनकम टैक्स पेड और इनकम टैक्स रिफंड। पेड हुआ है तो माइनस, रिफंड है तो ऐड। और इस तरह से जो भी आपका आया कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आफ्टर इनकम टैक्स बट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, फिर इसमें आप अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स से कैश इनफ्लोज हैं तो उसे ऐड कर दीजिए, लेकिन वो केवल ऑपरेटिंग से रिलेटेड होने चाहिए, और आउटफ्लोज हैं तो माइनस कर दीजिए। इस तरह से आपके नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैलकुलेट किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है बच्चों, आपको ये चीज़ क्लियर हो गई।
इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इस पर डिपेंड करता है। अगर हमें क्वेश्चन में सेल्स, परचेजेस, एक्सपेंसेस से रिलेटेड जानकारी दी जाती है तो फिर हम डायरेक्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में सेल्स नहीं दी गई है देन वी हैव टू यूज़ इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, मेथड हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि क्वेश्चन में आपको ये मेंशन किया जाए कि आपको प्रॉपर ये मेथड यूज़ करना है। बच्चों, हम इस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दिया है कि अजय लिमिटेड का 31 मार्च 2019 को, 19 और 20 या 21 जो भी है आपकी बुक्स में लेटेस्ट ईयर, 31 मार्च को समाप्त वर्ष का आय विवरण और अतिरिक्त सूचनाएं। ठीक है, इसमें हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है और उसका इनकम स्टेटमेंट दिया गया है। देखिए क्या क्या दिया है इसमें। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि सेल्स दी हैं, एक्सपेंसेस हैं, ऑपरेटिंग एंड डेप्रिसिएशन, टोटल एक्सपेंसेस आ गए, देन नेट प्रॉफिट है, देन एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम, प्रॉफिट फ्रॉम स्पेक्यूलेशन, है ना। हमने बात की थी स्पेक्यूलेशन से जो इनकम होती है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है, नॉर्मल बिजनेस में नहीं होती है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें से प्रोविजन किया है 30% का। ध्यान दीजिए प्रोविजन में और टैक्स पेड में डिफरेंस होता है, जनरली होता है। हो भी सकता है कि जितना हमने प्रोविजन किया हम उतना पूरा पे कर दें। प्रोविजन का मतलब है हम एस्टिमेटेड लगाते हैं कि इतना पे करना पड़ सकता है नेक्स्ट ईयर, तो हम उसके लिए पैसा पहले से निकाल कर रख लें। ठीक है, और पेड होता है जो आप एक्चुअल में चुकाते हैं। देन नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में उसने हमें दिया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड्स अ लॉस ऑफ ₹40,000 ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या है, 40,000 के लॉसेज हैं। आपने फिक्स्ड एसेट सेल की, उस पर आपको 40,000 का लॉस हुआ। देन एक्चुअल टैक्सेस पेड 1,80,000 रुपी और एक्चुअल बैलेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ करंट आइटम्स ड्रॉन। देखिए क्रेडिटर्स, डेटर्स एंड इन्वेंट्रीज, 3 चीज़ें हमें दी हैं, है ना, और हमें इन दोनों ईयर्स का डिफरेंस दिया है, प्रीवियस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर। ठीक है, जैसे हमारे क्रेडिटर्स 190 से 2 लाख हो गए, इंक्रीज हो गए तो लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़ ऐड हो जाती हैं। ठीक है, इंक्रीज हुई तो डेटर्स 160 से 2 लाख हो गए, इंक्रीज हो गई, करंट एसेट्स तो लेस हो जाएंगी। और इन्वेंट्रीज 160 से 150 हो गई, कम हो गई तो भी ऐड हो जाएंगी। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन में उसने कहा कि डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड दोनों से क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। डायरेक्ट मेथड हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, हम यहाँ पर सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनडायरेक्ट मेथड की मैं बात कर रही हूँ आपसे। ठीक है, पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं किया जा रहा है, केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ही कैलकुलेट की जा रही हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, नेट प्रॉफिट टैक्स से। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है इनडायरेक्ट मेथड में, तो हमने लिया नेट प्रॉफिट टैक्स। इसने हमें कितना दिया हुआ है नेट प्रॉफिट टैक्स, ₹4 लाख। क्लियर, 4 लाख रुपीज़ हमने लिया। देन उसके बाद क्या होगा, हमें एडजस्टमेंट करना है इसमें जितने भी नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स एंड एक्सपेंसेस हैं उसका हम यहाँ पर एडजस्टमेंट कर देते हैं। तो देखिए इसमें हम क्या क्या ऐड कर दें, इसमें सबसे पहले हम ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन। इसने हमें क्वेश्चन में कितना डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, 2 लाख रुपीज़ का, तो 2 लाख रुपीज़ मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, देन इसके बाद उसने हमसे कहा कि मशीनरी पर कितना लॉस हुआ, 40,000 का। ये हमारे बिजनेस का तो लॉस नहीं है, तो इसे फिर से ऐड कर दीजिए, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना है, 40,000। ठीक है, देन उसके बाद कुछ और ऐसा है जो हमें इसके अंदर वापस ऐड करना है। देखिए क्वेश्चन में कुछ भी इसके अंदर नहीं है बच्चों जो कि नॉन कैश हो और नॉन ऑपरेटिंग हो, बस यही थे, तो हमने इनको ऐड कर दिया। अब जो भी आया उसे हम क्या ले लेंगे, 6,40,000। ये हमारा क्या आया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, कैश फ्लोज बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, है ना। अभी मुझे इसमें वर्किंग कैपिटल चेंजेस का एडजस्टमेंट करना है। वर्किंग कैपिटल के एडजस्टमेंट में मुझे क्या करना है, करंट एसेट्स इंक्रीज होगी तो लेस कर दूंगी और करंट लायबिलिटीज इंक्रीज होगी तो ऐड कर देंगे। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसने हमें सबसे पहले डिटेल्स दिया हुआ है, डिटेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर दूँ, उन्हें लेस कर दूँ, यानी इंक्रीज इन डेटर्स। ठीक है,
कितना डिफरेंस आया दोनों का? डेटर्स 160 से 2 लाख के हो गए हैं, है ना। हम यहाँ पर इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 लाख माइनस 160, तो 40,000 से इंक्रीज हो गए, तो मुझे इसको लेस कर देना है, ये मैंने लेस कर दिया। देन उसके बाद आप देखिए असेट्स की मैं बात करूँ, इन्वेंट्री की, इन्वेंट्री में कमी हो गई, डिक्रीज हो गई, तो डिक्रीज इन इन्वेंट्री का क्या करेंगे हम? ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ऐड डिक्रीज इन इन्वेंट्री। कितने से इंक्रीज हो गई इन्वेंट्री? देखिए 10,000 से इंक्रीज हो गई, तो 10,000 से इंक्रीज कर दिया, ठीक है। देन इसके अलावा देखिए हमारे क्या है, क्रेडिटर्स हमारे 190 से 2 लाख के हो गए, तो इंक्रीज हो गए, तो ऐड कर दें इंक्रीज इन क्रेडिटर्स। इस तरह से आप इसे यहाँ पर लिख सकते हैं। 10,000 से इंक्रीज हो गए, तो मैंने इसको 10,000 इंक्रीज कर दिया। ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस हो गया, लेकिन अभी इसमें इनकम टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स का एडजस्टमेंट बाकी है ना। तो अब जो आएगा उसे हम क्या लिखेंगे? इसे लिखा जाएगा कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर टैक्स। तो यहाँ पर बिफोर टैक्स था, मैंने गलती से आफ्टर टैक्स लिख दिया था, है ना। तो जो भी है बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है। अब इसमें पहले हमें किसका एडजस्टमेंट करना है? हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स का एडजस्टमेंट करते हैं। टैक्स सबसे लास्ट में लेस होता है, ठीक है। इसमें उसने हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम दी हुई है। कितनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम दी हुई है? 1 लाख रुपीज़ की। 1 लाख रुपीज़ की है, तो इसे ऐड कर देंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम 1 लाख रुपये। तो ये 1 लाख की इनकम आप इसमें ऐड कर देंगे, तो ये 7,20,000। ये हमारे कैश फ्लोज आ गए बिफोर टैक्स। ये इसकी इनकम है ना। इसे हम बोलेंगे कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर टैक्स, ठीक है। अब इसके अंदर हमें फिर कंटिन्यू करना है, टैक्स लेस करना है। इसी को मैं यहाँ कंटिन्यू कर रही हूँ बच्चों। फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपको हर बार लिखना है बिफोर टैक्स। कितना था? 7,20,000। और इसमें से आप लेस कर दीजिए टैक्स पेड, है ना। यहाँ पर प्रोविजन लेस नहीं होता है, टैक्स पेड होता है। उसने एक्चुअल टैक्स पेड 1,80,000 दिया है, तो हमें वही लेस करना है। प्रोविजन से हमें कोई मतलब नहीं है यहाँ पर एट प्रेजेंट, तो हमें 1,80,000 लेस कर देना है। और अब हमारा जो भी आएगा हम उसे बोलेंगे कैश इन फ्लोज, क्योंकि पॉजिटिव में आ रहा है। कैश इन फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश इन फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आफ्टर टैक्स, ठीक है। कितना हो गया ये? 5,40,000 रुपये। ये हमारा इसके अंदर बच्चों इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ दी नहीं है, इसलिए पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनेगा, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैलकुलेशन हमें करनी है। तो आई होप आपको समझ आया। आपको बैलेंस शीट दी जाएगी, इनकम स्टेटमेंट दिया जाएगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, आपको अपने प्रोफार्मा के अकॉर्डिंग इनको लिखना है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, यहाँ पर मैंने गलती से आफ्टर टैक्स लिख दिया था, बिफोर टैक्स था। देन इसके बाद इसमें डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, कैश फ्लोज आ गया हमारा 640। फिर इसमें हमने वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट किया, देन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स का, एंड देन टैक्स पेड। टैक्स में फिर कह रही हूँ ध्यान रखेंगे प्रोविजन लेस नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टैक्स लेस होगा, ठीक है, पेड।